नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 15 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत कक्षा 11-12 के लिए हिंदी की परीक्षा का आयोजन किया गया। इसकी ऑफिशियल आंसर की यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की है वेबसाइट पर आ चुकी है और इस वीडियो में हम आपके सामने प्रोविजनल आंसर की को रख रहे हैं। ये सेट ए है जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। परीक्षा में कुल 2.5 घंटे का समय मिला था और कुल 150 प्रश्न थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें कुल मिला के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 30 के लिए आपका लैंग्वेज का पेपर था। पार्ट 2 में जीएस है और पार्ट 3 आपके विषय से संबंधित है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज को। लैंग्वेज में 8 प्रश्न अंग्रेजी से हैं, बाकी जो 22 प्रश्न हैं वो हिंदी से हैं। तो इसकी जो आंसर की है ऑफिशियल आंसर की, उसी के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर आंसर पुट कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी उत्तर में कोई विसंगति नज़र आती है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और यहाँ पर मैं पुनः आपको बता दूँ कि जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक ही बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो ऑफिशियल आंसर की हुई है जारी उसके मुताबिक कितना सही है और किस में आपको संदेह है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं, फिलिंग द ब्लैंक वाला क्वेश्चन होगा पहला। देयर आर 30 आर 31 डेज इन, किस मंथ में होते हैं 30 या 31 डेज। तो यहाँ पर होगा द, ए और एन में से कोई एक आपको चुनाव करना था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 का बी सही है। माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो डैश है क्या आएगा वहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा एन इंजीनियर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो यहाँ पर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम, पिलो, टेबल लैम्प और कर्टेंस। तो उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रूम, विंडो, सीलिंग, फ्लोर। तो इसका भी आंसर बनेगा ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन जो होता है वो किसके पहले आता है, तो दोस्तों ये आता है विंटर के पहले। ऑप्शन ए करेक्ट है। द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। तो प्रश्न बहुत ही सरल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, आराम से कोई भी अभ्यर्थी इसको कर सकता है। 8वां महीना पूछा जा रहा है, ठीक है। सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन डी बनेगा। हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड की सिस्टर और वाइफ की सिस्टर दोनों को ही आप सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं, ठीक है। और कजिन्स आर 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा मैटरनल, पेरेंटल, सिबलिंग्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो ये इंग्लिश वाला जो था पार्ट, उसके जो 8 प्रश्न थे ये उसके आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं, हिंदी पर चलते हैं। चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है, पूछा जा रहा है कि चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसका उत्तर है चांदी, क्योंकि एक द्रव्य है तो यह एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सा एक वचन है, हस्ताक्षर, छाया, आंसू में से कौन सा एक वचन है, तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन बी यानी कि छाया। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, जो छतरी वाला छ होता है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, तो इसका जवाब बनेगा क के पश्चात, ठीक है। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों यह है संबंधवाचक, ठीक है। इसके बाद क्रमशः बढ़ेंगे। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। अब जिनको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा हो वो लोग सेटिंग में जाके, जो आपका यूट्यूब है उसमें राइट साइड देखेंगे तो 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग दिखाई देगा। सेटिंग पर जाकर हाई, मतलब कि जो हाई पिक्चर क्वालिटी है उस पर आप सेट कर लेंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट दिखने लगेंगी। विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है असार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण का भेद नहीं होता है। और कौन सा अशुद्ध शब्द है, विभत्स, लगान, आगामी में कौन सा अशुद्ध है, तो दोस्तों इसका आंसर है विभत्स, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसका जो विकल्प ए है वो सही है, ठीक है, यही सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर पूछ रहा है तद्भव तत्सम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, ये तत्सम होगा।
इसके बाद है कौन सा विदेशी शब्द है बाघ परीक्षा चाय में, कौन सा विदेशी शब्द है दोस्तों, तो इसका आंसर है चाय। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बालिका लजाती है, ये अकर्मक है। हंसना लजाना ये अकर्मक माना जाता है। कौन सा देशज शब्द है, तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी यानी कि परवल। परवल जो है ये देशज शब्द है। कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द है जो कि रूढ़ शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लकड़ी जलधारा महर्षि में देखा जाए तो लकड़ी और महर्षि दोनों जो है रूढ़ शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन डी। खारिज किस भाषा का शब्द है, तो खारिज दोस्तों ये है अरबी भाषा का शब्द, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। शुद्ध अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पर कोमलांगिनी कोमलांगी शुश्रूषा, तो आप देख रहे हैं कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो ऑप्शन ई है 23 का ऑप्शन ई ऑफिशियल आंसर की में यही सही माना गया है। उसका भविष्य उज्ज्वल है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये गलत लिखा गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो उज्ज्वल लिखा जाता है यानी कि विकल्प ए ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं, तो बहुत आसान था इसे इसे आप जानते हैं, इसे आप कर्सर कहते हैं। और कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर था कुरुक्षेत्र किसने लिखा है, हरिओद ने तो लिखा नहीं, श्रीधर पाठक ने भी नहीं लिखा, तो इसमें से सब गलत है। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ई। कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है, फटाफट बताओ कमेंट करके। जसोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछुगावे, तो बहुत ही अच्छी लाइन है ये। और पूछा जा रहा है कि ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा रस है, तो निश्चित रूप से इसमें जो है वात्सल्य रस है, ठीक है। यशोदा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और उनको अपना स्नेह दे रही हैं, तो ये वात्सल्य हो जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया था कि हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है कौन सा, तो हिंदी भाषा के उद्भव के काल के बारे में यहाँ पर प्रश्न था और ये माना जाता है 1000 ईस्वी, आप जानते ही हैं, इसका उत्तर है 28 का सी। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील गंभीर स्थिर चित्त स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको ऑप्शन बी इसको कहते हैं धीरोदात्त। तो दोस्तों धीर ललित का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसा नायक जो बहुत ही बहादुर हो और ललित कला में उसको रुचि हो उसको धीर ललित कहते हैं। धीर प्रशांत का अर्थ होता है कि जो एक नायक है वो बहादुर भी है और शांत भी रहता है, उसको कहते हैं धीर प्रशांत, ठीक है। तो ये जो आंसर होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे क्या कहलाते हैं, तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इसका उत्तर होगा अविकारी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हैं, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्रम से। सबसे पहले तो यहाँ पर मैथ के प्रश्न पूछे गए थे। एक आयताकार हाल के फर्श की परिधि 250 मीटर है, यदि रुपये 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 है तो हाल की ऊंचाई क्या है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर बताया गया था, देखो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ और इसका जो हल होगा वो अलग से आएगा। तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन सी को 6 मीटर। कौन सा कथन सत्य नहीं है, 32 में पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये कथन यहाँ पर सत्य नहीं माना गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन बी है करेक्ट है। और 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसको माना गया है ऑप्शन ए, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 33 का आंसर ए को माना गया है। अब देखो यहाँ पर ये गलत उत्तर मुझे लग रहा है क्योंकि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है, तो क्रमागत का मतलब जैसे होता है ना कि 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से, और फिर उनको जितनी संख्याएं होती हैं तो बटे 7 किया जाएगा, तब उसका जो उत्तर आएगा वो 20 आएगा। तो ये मतलब इसका जो आंसर होगा वो अलग ही होगा, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो है वो ए माना जा रहा है, तो ठीक है, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, अब माइनस है कि प्लस है ये तो लिखा नहीं गया है, इंग्लिश में क्या लिखा गया है, इंग्लिश में भी ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या बताऊँ मैं। फिलहाल ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी को माना गया है, ठीक है, सॉरी ऑफिशियल आंसर की में 34 का बी माना गया है, ठीक है, हाँ 34 का बी माना गया है। 35वां क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं 34 का, तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की में बी को माना गया है। आगे बढ़ते हैं।
मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इसका जो आंसर है ऑफिशियल आंसर की में, उसका आंसर ऑप्शन बी को माना गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई 30 तथा एक्स, मतलब इसमें जो चिन्ह है उसी का लोप कर दिया गया है, तो मैं क्या बताऊं। 36 का वैसे ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है वो ऑप्शन डी को माना गया। इसके बाद यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है, तो इसको माना गया है 1/7। और यदि जितने भी चिन्ह हैं सब लुप्त हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी नहीं है। और इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं 38 नंबर, तो यहाँ पर भी नहीं है। फिलहाल जो 38 का आंसर ऑफिशियल आंसर की में है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं, तो यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही है। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो इसको माना गया है ऑप्शन बी। ठीक है, और जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि अब ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा भी गया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी वाला है। जिंक जो है टिन की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, तो यही इसका उत्तर है ऑप्शन बी। ये प्रश्न भी हाल ही पूछा गया था। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी को माना गया है, उसको 42 का अपचयन। ठीक है, 42 का बी। 43 का जो आंसर है क्या होगा, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो दोस्तों इसका जो बिंदु प्रति इंच होता है ना, ऑप्शन सी बिंदु प्रति इंच, इंग्लिश में देखेंगे इसे आप तो कहेंगे डॉट्स पर इंच, इसी से। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, तो हाल ही में ये रोग काफ़ी चर्चा में रहा है, ट्रैकोमा आँखों से संबंधित है ये। इसके बाद है कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो इसका आंसर है तीरंदाजी। ठीक है, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जितना पीछे खींचते हैं उतना है आगे जाता है तीर आपका। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं, 46 का माना जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता था, यानी कि आप पूछ रहा है कि जो ट्विटर का बर्ड था उसको किसने बनाया था, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, मार्टिन ग्रासर ने बनाया था इसको। और इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, ऑप्शन ए को सही माना गया है। और निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है, तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी को माना गया है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं पुनः बता दूं कि सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो ऑफिशियल आंसर की से हैं। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है, इंडिया का फुल फॉर्म पूछा गया था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए रहेगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया था आपसे कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, उसने उसे क्या संदेश भेजा था, तो अच्छा प्रश्न है ये। उसने क्या कहा था, तो कहा था कि वेलकम बडी, ऑप्शन सी। ठीक है, 51 का सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए, और इसका आंसर भी 52 का सी माना जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जियांग जेमिन। ठीक है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के रूप में चुना गया है दोस्तों, ऑप्शन सी लियो वराडकर को। इनका संबंध भारत से ही है। ठीक है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, अच्छा प्रश्न है ये। इसका आंसर बनेगा उर्सुला वान डेर लेन। ठीक है, तो आपको पता है कि G20 अब G21 बन चुका है, तो इसमें जो अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है तो उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, 54 का सी। ठीक है, उर्सुला वान डेर लेन।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक यानी कि फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है विकल्प के मुताबिक आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले जो विकल्प होगा वो 3 वाला आएगा, तटीय मैदान, फिर केंद्रीय उच्च भाग, उसके बाद क्या आएगा, महान मैदान, और फिर आएगा उत्तरी पर्वत। ठीक है, यानी कि विकल्प ए जो है ये आपका सही है। 55 का ए जो है ये सही माना गया है। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर में करना है, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर में चलना है। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, सबसे पहले तो आएगा काराकोरम। ठीक है, उसके बाद लद्दाख, काराकोरम के बाद लद्दाख आएगा, फिर जास्कर, सबसे लास्ट में आएगा पीर पंजाल। तो यहाँ पर जो विकल्प बी है, ठीक है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन बी को, 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त यानी कि प्रोन नहीं है, 58 का आंसर ऑप्शन बी माना गया है, पूर्वी घाट। भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो ये माना गया है कोरोमंडल तट। ठीक है, तो कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा होता है, कोरोमंडल तट। इसके बाद आपका 60वां क्वेश्चन था कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, गहरे चैनल बनाता है, तो क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसको कहते हैं क्या, गली कटाव। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ पर भारी वर्षा होती है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट पर। और फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर है बागवानी। फलों सब्जियों की खेती कहलाती है बागवानी। इसके बाद क्वेश्चन था कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। इसका आंसर है कुंवर सिंह ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ, दोस्तों ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया कब, दोस्तों ये पास किया गया था ऑप्शन बी यानी कि 8 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो दोस्तों इसको माना गया ऑप्शन सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी, तो दोस्तों इसका आंसर है 1 नवंबर 1858। कौन सा कथन सही है, मतलब एक कथन इसमें सही है, तो ये माना गया है एक से अधिक सही है। यहाँ पर राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ये करेक्ट है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी सब सही है, तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे, तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने दादा भाई नौरोजी लिखा था तो जवाब आपका सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये आपका जीएस वाला पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हिंदी के जो प्रश्न हैं, कुल मिला के 80 प्रश्न हैं। अब इनके आंसर को यहाँ पर देखेंगे। मैं पुनः बता दूं कि सारे जो उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की से बता रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कंप्लेन कर सकते हैं। कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है, सिद्धों की बानियों की भाषा, ठीक है, तो ये है संध्या भाषा। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। कौन आदिकाल के कवि हैं, तो दोस्तों इसमें हृदय राम, नाभादास, प्राणचंद्र, तो नाभादास भी हैं, प्राणचंद्र भी हैं, हृदय राम भी हैं। तो फिलहाल पूछ रहा है क्या कि आदिकाल के कवि कौन से हैं, ठीक है, तो इसमें से कोई भी आदिकाल का कवि नहीं है, तो हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब कौन से हैं, ये सब भक्ति काल वाले हैं, ठीक है। कौन आकाशदीप कहानी के रचयिता हैं, आकाशदीप कहानी को किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। बहुत ही शानदार कहानी है, जयशंकर प्रसाद को आप लोग जरूर पढ़ा करिए। कौन लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारे आघात करने वाले लेखक हैं, तो दोस्तों ये हैं बाल मुकुंद गुप्त, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं, लुइपा, कन्हप्पा या फिर सरहप्पा, तो कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, सरहप्पा को पहला माना जाता है।
कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? राम काव्य परंपरा के कवि कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास, नंददास। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। कौन सी अज्ञेय विरचित कहानी है? अज्ञेय ने कौन सी कहानी लिखी है? गुंडा, बीपथगा, काला आदमी। तो दोस्तों इसका आंसर माना गया ऑप्शन बी को, बीपथगा। और विद्यापति के पिता का नाम पूछा गया। आप सोचो कि कितना डीप में चले गए। फिलहाल इसका आंसर तो ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। और रोवों सब मिलके आवों भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा से आपको गेस कर लेना चाहिए था, ठीक है। और कौन सा प्रतीकात्मक नाटक है? तो इसका जो आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ई। इसमें से कोई भी प्रतीकात्मक नाटक नहीं है, यही माना गया है आपके ऑफिशियल आंसर की में। 81वां प्रश्न देखते हैं। कौन मिर्जा राजा जयसिंह के आश्रय में रहने वाले कवि हैं? तो बिहारी, ठीक है। जगनी के किस काल के कवि हैं? 82। तो ये हैं आदिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन था कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो कौन उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? दोस्तों ये पंक्तियां जो है लिखी गई हैं किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? भारत भारती के रचयिता हैं, इसमें से कोई नहीं। फिलहाल आप बताइए फटाफट कि भारत भारती को किसने लिखा है। कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? गऊ घाट पर कौन रहते थे? तो सूरदास। और नागपंथ से संबंधित कवि कौन से हैं? तो दोस्तों नागपंथ से संबंधित जो कवि हैं इसमें ऑप्शन डी को सही माना गया है। इसके बाद है कौन अकविता आंदोलन से संबंधित कवि हैं? अकविता आंदोलन से संबंधित कवि कौन से हैं? तो सौमित्र मोहन, जगदीश चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो यहाँ पर जो आपके आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। अष्टछाप के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो विट्ठल नाथ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रयोगवादी कवि अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसमें अज्ञेय को प्रयोगवादी कवि के रूप में जाना जाता है। और कौन सा फणीश्वर नाथ रेणु विरचित उपन्यास है? तो दोस्तों ये है आपका एक से अधिक महिला आंचल भी उन्होंने लिखा है। और परती परिकथा भी तितली जयशंकर प्रसाद की है। तो ए और सी यहाँ पर सही है, तो उत्तर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ये देखो 91 से 100 तक क्या है, मतलब 10 प्रश्न जो है वो इसी जो है जो यहाँ पर दिया गया है, क्या है, गद्यांश दिया गया है ना, उसको आप पढ़िए और उसी पर आधारित हैं। मैं आपको जो है ये पूरी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, या मैं थोड़ा सा कम कर जूम करता हूँ इसे, ताकि आप इसे पाज करके पढ़ सकें। आप इसे पढ़ लीजिए, पाज कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद फिर अब इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 91वां क्वेश्चन था कि कौन सा उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो उपयुक्त गद्यांश, अब शीर्षक जरूर पूछा जाता है, तो इसका जो शीर्षक होगा वो क्या होगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गेस किया है ऑप्शन सी को, पुस्तकालय और भारत, तो ये बिल्कुल सही है। पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। 92 का ऑप्शन सी करेक्ट है, मुद्रण कला के आविष्कार से पहले। और प्राचीन काल में भारत का बड़ा महत्व था, ये विकल्प बी होगा, क्योंकि भारत विश्व के अनेक सुदूर स्थित देशों से विद्यानुरागी जो थे वो पढ़ने आते थे। तो विकल्प बी को यहाँ पर सही माना गया। पुस्तकालय भारत के लिए नई वस्तु नहीं है। 94 का ऑप्शन ए है, क्योंकि भारत में आरंभ से ही ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन होता है। 93 पे आ जाइए। साहित्य की उन्नति का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि पुस्तकालय। पुस्तकों का संग्रह शुरू हुआ कब? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी है, लिपि के आविष्कार के साथ। सभ्यता के इतिहास का जीता जागता साक्ष्य कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुस्तकालय। पुस्तकालय के आने से पहले पुस्तकों का संग्रह होता था, कहाँ पर होता था? तो दोस्तों ये एक से अधिक, मतलब नृपालय में भी होता था और देवालय में भी होता था, ठीक है। और कौन सा, और कुछ किताबें शस्त्रागार में भी लिखी जाती थी, रखी जाती थी, जो युद्ध कला से संबंधित होती थी। कौन सा पुस्तकालय का विकास का कारण है? तो पुस्तकालय के विकास का कारण क्या है दोस्तों? तो ये माना जाता है मुद्रण कला का आविष्कार। किताबें छपती नहीं तो आपको और हमको इतनी आसानी से मिलती नहीं, पांडुलिपि मिलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। भारत को अपने अतीत पर गर्व है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, पुस्तकालय के बल पर। इसके बाद देखो फिर वही चीज़ आ गई है कि आपको यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। आप पाँच करके इसे पढ़ सकते हैं
और उसके बाद इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो आंसर देखते हैं। धन के प्रति आग्रह होने से, तो इसका जो आंसर फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सही माना गया है। जीवन को अर्पित करने का अर्थ क्या होता है, तो ये है जीवन को जन कल्याण के कार्य में लगाना, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। कौन जन्म लेता है, रुपया कमाता है और मर जाता है, तो ये है जिसके जीवन का उद्देश्य धन संग्रह होता है, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। अंत में वही पूजा जाता है, तो 104 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 का ई सही माना गया है। और 105 संसार में उन्हीं की उपासना होती है जो जीवन को अर्पित कर सच्चे मनुष्यत्व का उदाहरण बनते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। धन लोलुप व्यक्ति समाज में 106 का आंसर जो है वो डी को माना गया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और 107 पे है कि कौन सा धन से श्रेष्ठ है, तो दोस्तों त्याग जो है इसको धन से श्रेष्ठ माना गया है। सच्चे मनुष्यत्व का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन डी को माना जा रहा है, एक से अधिक। मानव समाज स्वार्थी है, 109, इसका आंसर ऑप्शन डी को माना जा रहा है, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, और ये माना जा रहा है ऑप्शन ई को। तो इस प्रकार आपके 110 प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी फ्रेंड्स, तो गेस करिए फटाफट। और इसका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सामीप्य। और कौन सा गुणवाचक विशेषण है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। दूना सब कुछ, ये कोई गुण नहीं है। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण माना जा रहा है ऋषि मुनि को, ऋषि और मुनि होना चाहिए था यहाँ पर। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है 114 में, तो ये है व्यक्तिवाचक, तो कोई नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि कौन सी सकर्मक क्रिया है 115, तो दोस्तों यहाँ पर सकर्मक क्रिया देखो, खाना भी सकर्मक होता है और दौड़ना भी सकर्मक होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कहना भी सकर्मक ही होता है, ठीक है। कौन सी समास की परिभाषा है, तो दोस्तों समास की परिभाषा है समास में दो या दो से अधिक पदों का संयोग होता है, तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा अव्यय है, तो दोस्तों जब, पुत्र और ठीक, जब भी अव्यय है, ठीक भी अव्यय है, यानी कि विकल्प डी हमारा उत्तर बनेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, कोई, यह, जो, तो 118 का आंसर ऑप्शन बी है। यह जो है मतलब यह इंडिकेट करता है निश्चित रूप से यह है। और कौन सा पुल्लिंग शब्द है, अकड़, अफवाह, स्पर्श में कौन सा पुल्लिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन सी, स्पर्श किया जाता है, अफवाह उड़ाई जाती है, अकड़ दिखाई जाती है, तो स्पर्श सही होगा। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो 120 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी में माना गया है। और कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 121 में ई को माना गया है, ठीक है। मतलब कोई भी इसमें शुद्ध शब्द नहीं है, इसमें मात्राओं का जो है थोड़ा सा गड़बड़ी है। कौन सी अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया सोना भी होती है, और सोना जो है अकर्मक क्रिया होती है, 122 का ए, बाकी हंसना वगैरह भी, ठीक है। और कौन सी संधि की परिभाषा है, संधि की परिभाषा पूछ लिया यहाँ पर, तो इसका जो आंसर माना जा रहा है वो ऑप्शन ई को माना जा रहा है, मतलब इसमें से तो कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई को उत्तर माना गया। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग होता है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया सही, ऑप्शन डी को 124 का डी सही माना गया है। और 125 में कौन सा बहुवचन शब्द है, तो दोस्तों 125 में बी, प्राण जो होते हैं बहुवचन में प्रयोग मिलाए जाते हैं, उसके प्राण निकल गए, कभी भी नहीं कहा जाता कि उसके प्राण निकल गया, ठीक है। कौन सा क्रिया विशेषण है 126, तो डी सही होगा यहाँ पर, क्रिया विशेषण अरे, हाय, नगर, ठीक है। इसके बाद कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है 127, तो इसका दोस्तों दीर्घ स्वर संधि के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ई, परिभाषा के मुताबिक उपयुक्त में से कोई भी दीर्घ स्वर संधि नहीं है। 128 है कि कौन सा बहुवचन शब्द है, और दोस्तों इसका आंसर है बहुवचन शब्द देवालय, नारी वृंद, स्त्रीजन, तो ए और बी ये आपका सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर बनेगा। कौन सा शुद्ध शब्द है, अब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा शुद्ध शब्द है, तो निर्दयी, निर्दोष, निर्दय, तो मुझे लगता है कि सभी यहाँ पर सही हैं, यानी कि उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। 130वां है कि कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, तो दोस्तों समूहवाचक संज्ञा है यहाँ पर
समूहवाचक जैसे कि गुच्छा हो गया, समूह में हो जाएगा, कुंज भी समूह होता है, तो यहाँ पर जो डी है वो सही रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछ रहे हैं, वाक्य की शुद्धता के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो ऑप्शन सी को यहाँ पर उत्तर माना गया है। कौन सा बहुवचन शब्द है 132 का डी, ठीक है। बहुवचन में क्या क्या आएगा, लोग आ जाएंगे, अक्षत आ जाएगा और पुष्प भी। कौन सा पुल्लिंग शब्द है 133 में ई को माना गया है पुल्लिंग, मतलब 133 का ई पुल्लिंग शब्द कोई नहीं है, अपेक्षा, अवज्ञा, अवस्था। कौन सा अशुद्ध शब्द है, पूजनीय निरपराध पौरुष में से कौन सा अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें जो अशुद्ध है वो क्या होगा, पूजनीय, ये पूजनीय होता है, तो ये इसका आंसर है। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी को सही माना जा रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। और कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो 136 का जो आंसर है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। और संप्रदान कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसमें, तो ये हुआ है उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, ठीक है। कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, पटना, गंगा, नदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, नदी, ठीक है। नदी जो है, अब पटना और गंगा तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, पर्सनलाइज है, लेकिन नदी जो है इससे कई नदियों का ज्ञान होता है, तो ये जातिवाचक में आएगा। संबंध कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है किसमें, तो ऑप्शन ए चांदी की थाली, थाली जो है किसकी है, चांदी की, संबंध है। कौन सा मध्यम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा होगा, तो ये होगा तुम, और जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, तो इसको क्या कहेंगे, स्थानापन्न, ठीक है। कौन सा मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों मेघ शब्द का जो पर्यायवाची है वो ऑप्शन डी है, और यहाँ पर पयोद, जलधि, ये सब होंगे, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर है कि कौन सा अवनत शब्द का विलोम है, अवनत का विलोम पूछ रहे हैं, तो दोस्तों ये बनेगा उन्नत, ठीक है। दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ, तो ये आपको पता ही है, ये बड़ी कोशिश, ठीक है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, तो इसका जवाब है स्पर्धा, कहते हैं इसी को। कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो दोस्तों जल शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो उदक होता है, ध्यान दीजिएगा इस पर, भूलिएगा मत इसको। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खाक छानना का मतलब होता है ऑप्शन ई, फिलहाल तो यहाँ पर कोई नहीं। परेशान करना, लापता होना, बेफिक्र होना। खाक छानना का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, ये उत्तर बनेगा। कृत्रिम शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, कृत्रिम का विलोम पूछ रहा है यहाँ पर, जो कि बनेगा प्रकृत, ठीक है। और चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति है, और इसका अर्थ है कि क्या अर्थ बनेगा इसका, चिराग तले अंधेरा, तो दोस्तों इसका आंसर होता है अपनी बुराई न दिखना, ठीक है। और कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है 150, तो शुष्क का विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पर, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा और सिक्त भी होगा और जल भी हो सकता है, लेकिन बी और सी सही है, तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर है, और ऑफिशियल आंसर की में भी यही माना गया है। तो दोस्तों ये हो गए आपके सभी 150 प्रश्न, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर था। अगर किसी और क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको ऑफिशियल आंसर की चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, उसे प्लीज़ आप अपनी बात को रखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आपने पूरा आंसर की देखा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस या फिर फेसबुक पेज या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां से जुड़कर आप पढ़ाई करते हो, वहां पर इस आंसर की के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, थैंक यू। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा, और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है, आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं।
थैंक यू।